केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। आजीविका मिशन योजना के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्स कार्यक्रम को मंजूरी। एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को भी दी गई स्वीकृति। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 12 लोगों की मौत। सड़कों और निचले इलाकों में जल जमाव। राज्य सरकार ने निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों में 2 दिन के अवकाश की घोषणा की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी हुई भारी बारिश। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं चुनावी रैलियों को संबोधित। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की भी मधुबनी में चुनावी सभा। भाजपा ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश राज चौधरी ने पंजाब के किसानों से की बात। कहा, कृषि संबंधित 3 विधेयक को लाने का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। यूपी सरकार ने हाथरस पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा, पीड़ित परिवार और गवाहों को दी गई 3 स्तरीय सुरक्षा। सीसीटीवी भी लगाए गए। कोविड-19 के परीक्षण में भारत ने पार किया 9 करोड़ का आंकड़ा। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले और मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी के तहत नए टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्टार्स कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा रट्टा लगाकर नहीं, पढ़ाई करना और उसको समझकर सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट ने। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 520 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए होगा और इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को मिलेगा। सभी देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले, उसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंढने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहभाग होता था। उसको दूर करके अब यह तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार
ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। और कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर कर उसमें सरकार की हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश करने को भी मंजूरी दे दी है। एक निर्णय हुआ कि खनन और इस्पात निर्माण, ये दो काम अलग है और अलग रखेंगे, और इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग में इन दोनों का डीमर्जर, यानी नगरनार स्टील प्लांट एक अलग कंपनी बनेगी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अलग कंपनी रहेगी। तो ये डीमर्जर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया। डीमर्जर होने के बाद तुरंत स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा नगरनार स्टील प्लांट का। अभी जिस तरह से काम चल रहा है, हमें विश्वास है प्लांट मार्च तक पूरा होगा, डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और डिसइन्वेस्टमेंट सितंबर तक पूरा होगा। और मंत्रिमंडल ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए ADNOC मॉडल के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, UAE की प्रमुख नेशनल कंपनी है ऑयल की। उन्होंने भारत में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल भारत में रखा है। इससे भारत की ऑयल की भी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, हमें स्टोरेज भी मिला है और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। सारा खर्चा उस कंपनी ने उठाया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे जो संबंध बने हैं अच्छे, उसकी यह मिसाल है कि इस तरह का रिजर्व उन्होंने यहां भारत में तैयार किया। और इसके लिए अप्रैल में ही निर्णय हुआ था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सस्ते दाम में तेल खरीदने के लिए पैसे देने का। 3,874 करोड़ जो देने का निर्णय हुआ था, उसको आज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया। और खबर गुजरात से, जहां कच्छ के गांधीधाम तनिष्क के शोरूम में हमले के समाचार को पुलिस ने निराधार बताया है। कच्छ पूर्व के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि शोरूम के मालिक को कुछ लोगों ने धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पुलिस अधीक्षक की ओर से बताया गया है कि कुछ निजी चैनल्स द्वारा शोरूम पर हमले की खबर प्रसारित की गई है, जो कि गलत है। और इस पूरी खबर पर शॉप पे हमला हुआ है या तोड़फोड़ हुई है या राइटिंग हुई है या रैनसैकिंग हुई है, चोरी हुई है, ये सब गलत न्यूज़ है, ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक प्रोपोगंडा के हिसाब से चल रहा है। तो इस कोई भी तरह के रूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। और गुजरात के कच्छ से जुड़ रहे हैं पुलिस अधीक्षक मयूर पाटिल, जो हमारे साथ में इस वक्त पूरी खबर पर। मयूर पाटिल जी, किस तरह से ये निराधार खबर सामने आई है? इस सबसे पहले तो यह आया कि वहाँ के जो गांधीधाम का जो तनिष्क शोरूम है उस पर हमला किया गया। क्या है पूरी खबर और किस तरह से पुलिस ने इसको टैकल किया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तनिष्क इंडिया द्वारा एक एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया गया था, जो एडवर्टीजमेंट के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जी। तो उस एडवर्टीजमेंट को पुल डाउन किया गया और वो एडवर्टीजमेंट पुल डाउन करने के बाद तनिष्क ने एक ऑल इंडिया लेवल पे अपोलॉजी और क्लैरिफिकेशन भी दिया है। तो वो क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी यहाँ पर तनिष्क के शोरूम में गुजराती में लगाई जाए, इसके लिए दो व्यक्ति वहां पर 12 तारीख को तनिष्क शोरूम में गए और शोरूम के एम्प्लॉइज ने उनकी मांग मान ली और शांतिपूर्ण तरह से वो लोग वहां से चले गए।
फिर उसके बाद 13 तारीख की रात को तनिष्क के शोरूम में से एक एम्प्लॉय ने हमको एक एप्लीकेशन दिया जी। कि उनको अलग अलग जगहों से थोड़े थ्रेट कॉल्स जैसे आ रहे हैं कि ये एडवर्टीजमेंट आपने चलाया है, ये गलत है। तो उसके लिए हमने उनको कंप्लीट बंदोबस्त और वहां पे हमारा नाइट पेट्रोलिंग भी रखा दिया था, और ये उनको सुरक्षितता और आश्वस्त करने के लिए हमने किया था। उसके बाद आज सवेरे मीडिया में अचानक न्यूज चलने लग गया कि तनिष्क के शोरूम पे कोई हमला हुआ है या अटैक हुआ है या राइटिंग हुआ है या वहां पे कोई तोड़फोड़ की गई, जो एकदम गलत बात है, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो हम आप सबसे आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये गलत न्यूज पे आप प्लीज ध्यान नहीं दें और जो देश की एकात्मता है उसको बनाए रखें। जी, यहाँ पर आपने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने शोरूम के मालिक को धमकी भी दी थी, तो क्या कोई मामला भी दर्ज किया गया है इसमें? इस मामले की भी जांच की जा रही है कि कौन है वो लोग? जी जी, शोरूम के मालिक को धमकी नहीं दी गई थी। शोरूम के मालिक के पास फोन कॉल्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट आपने लगाया है, ये गलत है, ये हमारी संस्कृति को गलत तरह से बताने का ट्राई किया जा रहा है, इसके लिए हमने बंदोबस्त प्रोवाइड किया है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट शोरूम की तरफ से आती है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वैसी कोई कंप्लेंट अब तक शोरूम की तरफ से हमको नहीं मिली है। यानी कि कोई आपराधिक मामला इसमें दर्ज नहीं किया गया, एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। जी जी जी, यही सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मयूर पाटिल जी। पुलिस अधीक्षक हमारे साथ में कच्छ पूर्वी के पुलिस अधीक्षक मयूर पाटिल थे, जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि गांधीधाम में तनिष्क के शोरूम पर हमले की खबर सरासर गलत है और पुलिस ने एहतियातन वहां कदम उठाए हैं। पुलिस बल तैनात है और किसी तरह की तोड़फोड़ की या हमले की कोई खबर नहीं है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई है, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हैदराबाद में इस महीने के दौरान दूसरी सबसे अधिक ये बारिश दर्ज की गई और अब तक शहर में 12 लोगों की मौत बारिश के कारण हुए हादसों में हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से हालत बिगड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग ने टोली चौकी क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य में बारिश की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा की और लोगों और संपत्ति को बचाने के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए हर जगह मदद पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि तेलंगाना में बारिश का कहर है। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से हालत बिगड़ गए हैं। और बात बिहार के विधानसभा चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। कल तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस चुके हैं। पहले चरण में राज्य की 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में चुनाव प्रचार अभियान अब रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आज मधुबनी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने आज बिहार के मतदाताओं के सामने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाने का संकल्प लिया। सुल्तानगंज में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से विरोधी दलों के चुनाव प्रचार के चक्कर से बचने की भी सलाह दी। बिहार सक्षम बिहार बनेगा, स्वावलंबी बिहार बनेगा, बिहार आगे बनेगा और जितनी तेजी से हम लोगों का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, पूरे बिहार की आमदनी में वृद्धि हो रही है, ये सब में और बेहतर स्थिति आएगी। इसलिए हम सब लोगों से ये अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि काम को देखिए और किसी के प्रचार के चक्कर में मत जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया।
और भाकपा माले की तरफ से चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज पालीगंज के हाई स्कूल मैदान में महागठबंधन समर्थित माले उम्मीदवार संदीप सौरभ के पक्ष में एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य दलों के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी अभियान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन ने एक वीडियो जारी किया जिसका शीर्षक था बिहार में काबा, जिसका अर्थ है बिहार में क्या है, जिसके जवाब में एनडीए ने बिहार में ईबा, जिसका अर्थ है बिहार में ये है या बिहार में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पर भी चुनाव अभियान की जंग शुरू हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चुनावी अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। और भाजपा ने बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची आज जारी की है। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के हित में लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि संबंधित तीनों विधेयकों को लाना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है। किसानों की इनकम डबल करना है तो उसके लिए सबसे पहले किसान को अपने उत्पादन को बेचने के लिए उसको स्वतंत्रता मिले, उसको आज़ादी मिले। इस नाते कृषक उत्पादक व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 और उसके बाद में कीमत आश्वासन का दूसरा जो विधेयक है जिसको हम लोकल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये तीनों बिल जो महत्वपूर्ण बिल है, इन तीनों बिलों का लाना और जो तीनों बिल आए हैं इनके पीछे उद्देश्य ये है कि हमें किस तरह से किसान को आत्मनिर्भर बनाएं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इस समय कृषि का कुल बजट 1,34,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत उनके खाते में सीधे धनराशि पहुंचाई गई। 9, 10, 11, 12 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी उस समय जो कृषि का बजट होता था वो टोटल मिलाकर 12,000 या 13,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। और अभी जो कृषि का बजट है इस वर्ष का, वो कुल बजट जो है वो 1,34,000 करोड़ है, यानी कि उनका 10 गुना अधिक बजट है। और उसमें भी 75,000 करोड़ रुपए किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान सम्मान निधि के पैसे भी देना और किसान सम्मान निधि के तौर पर लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों के अंदर ये 75,000 करोड़ रुपए पहुंचना, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो देश की किसानी को ऊपर उठाने की है। और हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि इसके लिए पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि सीबीआई को हर 15 दिन में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से उसे अदालत में दाखिल किया जा सके। अगली सुनवाई कल फिर होगी। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 63,01,927 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.05% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.53% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 74,632 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत बेहद मजबूती के साथ उसका सामना कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले और मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। इसके साथ ही भारत में कोरोना से रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और भारत में कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि 13 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 9,90,112 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,45,015 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में एम्स निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कोरोना की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के उपायों पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वो आने वाले त्योहार अपने परिवार के साथ घर पर ही रहकर मनाएं। Next 2.5 months are going to be very, very crucial, especially 2-3 months. Number one, because of the winter season, we really don't know how COVID behaves in winters, but as a technical person, we all know that respiratory viruses, they have their own way of behaving during winters, and it's always a reason for worry for us. And then of course there are impending festivals in the country. So many festivals are coming, almost Dashera, Diwali, Christmas, so many things are there during the next 2-3 months, where again if there is not a loud and clear message from relevant people that we have to behave very, very responsibly while we are attending these functions, or ideally advise people to celebrate their festivals at home. और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शोपियां जिले में हुए मुठभेड़ पर कहा है कि इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जिले में तलाशी अभियान जारी है और वहां ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। That encounter was on till some time ago. I'm told that 2 militants so far have been neutralized. Area is under search now. There could be more militants. Operation is not over as such, so more details would be available later. This kind of incidents at times take place. They are unfortunate incidents, but we are working out that case, and I'm sure that we'll be able to get it. और दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि घाटी में युवा बंदूक का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। I find it a very welcome change, very positive change. With the students tournament, you can see that people are now on the right path. Our youth is on the right path. They've replaced the gun with the bat in their hand. And I'm happy to say that we will be continuing to conduct these kind of events in future also, so that our youth gets involved in playing sports and working for peace. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज ARHC वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक सभी को छत मिले। इसके लिए उनका मंत्रालय प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1 करोड़ मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी इसको लेकर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां झुग्गी है वहां मकान योजना के तहत काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। द न्यू सिटीज, जैसे दिल्ली के मैं जब बात कर रहा हूं, या इंडिया की अर्बन इंडिया की बात करो, अभी तक अब से लेके 2030 तक, मैं जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एजेंडा 2030 है, जब कंप्लीशन होगी यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मैं समझता हूं 70% जो हमारा अर्बन स्पेस है दैट विल बी रीबिल्ड। और उस रीबिल्डिंग की आप दिल्ली में एग्जांपल्स देख रहे हैं। आप रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, पीएम उदय, जिसमें हम जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लोग रह रहे हैं उनको मलकाना हक देना, लैंड पूलिंग जिसके तहत बहुत सारे नए यूनिट्स बनेंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान। सो हमारा टोटल फोकस उस पर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, दिस कॉन्सेप्ट will catch on. केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज फिक्की स्टार इंडिया इनिशिएटिव लीड्स 2020 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान राज्य सरकारों के सहयोग से सरकार ने 90,000 से अधिक महिलाओं को राहत और पुनर्वास प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हेल्पलाइन के जरिए सहायता प्रदान करने में कामयाबी हासिल की है। India, we have undertaken many measures
to ensure the safety and security of our women and children. I would like to name a few. We have in the past 1 year managed to establish close to in every district a one-stop crisis center where women can receive psychological, medical, legal and police support in times of crisis. In the pandemic, the Government of India in collaboration with state governments has managed to provide relief, rescue and rehabilitation to over 90,000 women. Additionally, the Government of India, through women helplines across the country, in the past 1 year, has managed to provide support and rescue over 50 lakh women. और पिछले 8 महीने से बंद सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस कल से फिर से खुलने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के बाद से सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी है। लंबे समय के बाद सिनेमा घर खुलने से जहां लोगों में फिल्म को देखने को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं सिनेमा संचालक भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। गुड़गांव में भी सिनेमा हॉल खोलने के लिए संचालकों ने सिनेमा हॉल की साफ सफाई शुरू कर दी है। सिनेमा घरों में खाने से लेकर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं सिनेमा घरों में प्रवेश करने पर दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऑनलाइन टिकटिंग की भी व्यवस्था की गई है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा और तभी दूसरा शो शुरू होगा। फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत कुछ दिनों बाद ही हो सकेगी। और आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र पीयूष अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत की पहल को सार्थक बनाते हुए एक नया बैटरी मास्क तैयार किया है। इस मास्क को पहनने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि उस व्यक्ति को अधिकतम ऑक्सीजन ये मिलेगा और दूसरा ये कि खिलाड़ियों को कोविड-19 से भी ये बचाएगा ताकि वो ट्रेनिंग अच्छे से कर सकें। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कोरोना का कहर अभी टला नहीं है। ऐसे में जनता को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम कलकत्ता के पूर्व छात्र रह चुके पीयूष अग्रवाल ने बैटरी संचालित मास्क का दिल्ली में उत्पादन कर रहे हैं। इस मास्क की खासियत ये है कि इसमें इन और आउट फैन लगाया गया है जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है और इसकी बैटरी लगभग 8 घंटे काम करती है। PQR टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को कवच मास्क प्रोजेक्ट के तहत सरकार से पैसा भी मिला है। इस मास्क की कीमत लगभग 3000 रुपए रखी गई है। इस पर्टिकुलर मास्क में आप देखोगे 2 फैन लगे हुए हैं। एक फैन जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है और दूसरा फैन इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और मॉइस्चर उत्पन्न होता है वो बाहर चला जाता है। तो इसीलिए मास्क के अंदर हर समय हमें स्वच्छ प्यूरिफाइड एयर मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि जब फिल्टर को हम लगाते हैं तब वो कैसे दिखता है और 8-9 घंटे दिल्ली के इस प्रदूषित वातावरण में इस्तेमाल करने के बाद उस फिल्टर की क्या हालत होती है ये आपको साफ नजर आता है। इस मास्क का ब्रांड मोक्ष रखा गया है जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस मास्क को मेडिकल कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी तैयार किया गया है। इस मास्क को तैयार कर रहे कारीगरों को कोरोना के इस संकट में रोजगार मिल रहा है और वो इस नई तकनीक से काफी कुछ सीख भी रहे हैं। पूरा मास्क जो बनाया है पूर्णतः भारत में ही बना हुआ, कंसेप्ट, डिज़ाइन सब कुछ और सारी कुछ। इससे एक तो रोज़गार मिल रहा है और ये कोरोना से भी बचा रहा है और पॉल्यूशन से भी बचा रहा है। जैसा कि आप इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप देख चुके हैं, जो कि मास्क भी हमने दिखाया कि किस तरीके से 6-7 घंटे में ही ये काला हो जाता है। हमने कोरोना टाइम से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे और कोरोना टाइम में लॉकडाउन था, सबके काम छूट गए थे, तब भी मेरे काम चल रहे थे और लोगों को भी नए मास्क मिले हैं मार्केट में। अगले साल होने वाले ओलंपिक की तैयारियों में जुटे एथलीट भी इस मास्क को पहनकर अभ्यास कर रहे हैं, जिसका मकसद खिलाड़ियों को कोविड-19 से बचाना है और उनके कड़े अभ्यास को उचित माहौल देना है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और देश में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच नए नए उद्यमी नए नए आइडियाज लेकर के सामने आए हैं। ऐसे ही एक यूनिट में हम आज मौजूद हैं जहां मेड इन इंडिया के तहत एक अलग सा मास्क बनाया जा रहा है जिसकी खासियत है न केवल एयर पोल्यूशन से जनता को बचाना बल्कि कोरोना के संक्रमण से भी उन्हें सुरक्षित रखना है। कैमरामैन संजय जैना के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो पर्यावरण प्रदूषण से भी आपको बचाएगा और कोरोना के संक्रमण से भी सुरक्षित रखेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको इस संदेश के साथ छोड़े जाते हैं कि कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। मास्क अप इंडिया। नमस्कार।